जब कोई हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे में एक साफ लकीर दिख जाती है। डॉक्टर तुरंत उंगली रखकर बता देता है कि देखो दिक्कत यहाँ है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इंसानी रिश्तों की बात करते हैं ना, और खासकर जब टूटी हुई शादियों की बात आती है, तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। एकदम सही बात है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम जिस केस को समझने वाले हैं वो इसी धुंधलेपन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, और ये कहानी है 2025 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले सौरव कुमार त्रिपाठी बनाम विधि रावल की। अच्छा, तो इसके पीछे की असल इंसानी कहानी क्या है? शुरुआत होती है दिसंबर 2019 में हुई एक शादी से। कपल शादी के बाद साउथ अफ्रीका शिफ्ट होता है, लेकिन दिसंबर 2021 आते आते ये रिश्ता पूरी तरह से कड़वाहट में बदल जाता और है। यहीं से कानूनी लड़ाई शुरू होती है। पत्नी भारत वापस आती है और डोमेस्टिक वायलेंस मतलब डीवी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत केस दर्ज कराती है। हाँ, और आरोप भी काफी गंभीर थे। आरोप था 20 लाख रुपए नकद और एक टॉप मॉडल एसयूवी की दहेज की मांग का। अरे बाप रे! तो इसके जवाब में पति के परिवार ने क्या किया? आरोपी परिवार इस केस को ट्रायल से पहले ही खत्म कराने के लिए, मतलब जिसे हम क्वैश कराना कहते हैं, उसके लिए सीधे हाईकोर्ट पहुंच जाता है। और उनका हथियार था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का सेक्शन 482। बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या एक ऐसे मामले को जो मुख्य रूप से सिविल नेचर का है उसे खत्म करने के लिए क्रिमिनल लॉ के इतने भारी हथौड़े का इस्तेमाल करना सही है? देखा जाए तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी यही मानना था कि ये हथौड़ा यहाँ नहीं चल सकता। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि डीवी एक्ट एक सिविल प्रक्रिया है। तो मतलब जब सेक्शन 12 के तहत याचिका आती है तो क्या होता है? तो मजिस्ट्रेट सिर्फ सुरक्षा या घर जैसी राहत के लिए एक नोटिस जारी करता है। इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 200 की तरह कोई क्रिमिनल समन या अरेस्ट वारंट नहीं निकलता। लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन है। अगर ये प्रक्रिया पूरी तरह से सिविल नेचर की है तो फिर आरोपी परिवार क्रिमिनल कोड के नियमों का फायदा कैसे उठा सकता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो यही है। ये तो वही बात हो गई कि आप क्रिकेट के मैदान पर फुटबॉल के नियम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और यहाँ जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया ने शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर जाने के बजाय कानून के असली मकसद को देखा। जिसे हम लीगल भाषा में पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं, है ना? एकदम सही। उन्होंने सेक्शन 482 को बहुत ध्यान से पढ़ा। इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय या एनी कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोक सकता है। अच्छा, एनी कोर्ट। तो चूंकि डीवी मामले की सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट कायदे से एक क्रिमिनल कोर्ट ही होता है, तो हाई कोर्ट के पास दखल देने की पावर आ जाती है। बिल्कुल, यही तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क था। यहाँ पर कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए एक बहुत ही दिलचस्प और विनम्र बात कही। हाँ, खुद जस्टिस ओका ने अपनी ही एक पुरानी गलती मानी। सही कह रही हैं आप। 2016 में जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, तब उन्होंने खुद एक ऐसा फैसला दिया था जिसमें डीवी मामलों के लिए सेक्शन 482 के इस्तेमाल से मना किया गया था। हाँ, और उन्होंने अब अपने फैसले में लिखा कि जजों के लिए भी सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। ये सच में बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को केस रद्द करने की ये शक्ति तो दे दी, पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हैंड्स ऑफ अप्रोच के साथ। हैंड्स ऑफ अप्रोच मतलब हाई कोर्ट दखल दे सकता है, लेकिन उसे दूर भी रहना है। ये कैसे काम करेगा? इसका मतलब है कि हाई कोर्ट केस को खारिज तो कर सकता है, लेकिन ये कोई कार्पेट बॉम्बिंग नहीं हो सकती। अच्छा, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, केवल तब जब घोर अवैधता यानी ग्रॉस इलीगैलिटी या कानून का घोर दुरुपयोग साबित हो। अगर ये सिर्फ एक आम पारिवारिक विवाद है तो हाईकोर्ट को इससे बाहर ही रहना चाहिए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है सुनने वालों के लिए? अगर हम इसे समेटे तो झूठे मामलों में फंसाए गए परिवारों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है ना? बिल्कुल, उन्हें बेवजह सालों तक ट्रायल का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। और वास्तविक पीड़ितों का क्या? क्योंकि घोर दुरुपयोग साबित करने की शर्त इतनी ऊंची है, इसलिए वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा भी पूरी तरह से बरकरार रहती है। सही बात है। और वकीलों के लिए भी एक बड़ा सबक है। याचिका ड्राफ्ट करते समय सिर्फ तथ्यों पर बहस करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह साबित करना होगा कि यह प्रोसेस का घोर दुरुपयोग कैसे है। लेकिन इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है,
हमने बात की कि हाई कोर्ट को तभी दखल देना चाहिए जब घोर अवैधता हो। पर ये घोर अवैधता क्या है ये तय करना तो अक्सर जजों के निजी नजरिए पर निर्भर कर सकता है। तो क्या ये सब्जेक्टिविटी भविष्य में अपीलों की एक नई बाढ़ नहीं ला देगी? एक तो सोचने वाली बात है ना? और अगर अपीलों की बाढ़ आ गई तो क्या महिलाओं को तुरंत न्याय दिलाने का डीवी एक्ट का जो मूल उद्देश्य है वही धीमा नहीं पड़ जाएगा? खैर ये कुछ ऐसे सवाल है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।